अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम कैथोड रेस की डिस्कवरी पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैथोड रेस को प्रोड्यूस करने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं। अगर हम गैसेस में से कंडक्शन करना चाहते हैं तो हाई प्रेशर पे गैसेस कंडक्शन क्यों नहीं करती। याद रखिएगा, ये टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अपीयर होता है, मगर इसमें कुछ छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है जो कि इनकी गैसेस की हाई प्रेशर पे कंडक्शन क्यों नहीं होती इससे रिलेटेड है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 5 का पहला लेक्चर है। इसके अंदर हम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर में कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का बायस बना था। ये कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट सर विलियम क्रुक्स ने किया था और इस पे सर जे पेरिन, जे थॉमसन और स्टोनी ने डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस दी थी, जिसके बाद हमें ये प्रूव हो गया कि कैथोड रेज जो प्रोड्यूस होती हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं और फिर हम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट की तरफ डिटेल में जाएंगे। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कार्बन के एटम है, हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और एयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मैक्सिमम परसेंटेज में होती है। डेट्स वाई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। ऑक्सीजन तो वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट है। इसी तरह सिलिकॉन है, इसी तरह एल्यूमिनियम है। मेटल्स में आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इन सारों के एटम्स होते हैं। अच्छा, बात यूँ है कि एटम का एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं है कोई एटम एक हार्ड डेंस स्फीयर है। हाँ सर, जॉन डाल्टन के मुताबिक तो एटम जो होगा वो एक हार्ड डेंस स्फीयर होगा। उसके अंदर न्यूक्लियस या उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का घूमना सर जॉन डाल्टन तक की थ्योरीज में तो किसी तरह भी एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन हुआ यूं, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए वैसे वैसे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन डेवलप होना शुरू हुई, डिस्कवर होना शुरू हुई, और हमें पता लगा कि एटम जो है ना वो अपने से भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको हम कहते थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, खैर सब एटॉमिक पार्टिकल तो 100 से भी ज़्यादा है, लेकिन हम जिन पार्टिकल्स के डिटेल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो 3 है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन P पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन N नॉट। एक्चुअली बात यूं है कि E के ऊपर नेगेटिव वैल्यू उसका चार्ज शो करती है, P के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू उसका पॉजिटिव चार्ज शो करती है, N के ऊपर ये जो छोटा सा जीरो सा डला हुआ है ये एक्चुअली शो करता है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। जो एटम का न्यूक्लियस होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एटम की जनरल सी जेनेरिक सी शेप ड्रा करना चाहूँ तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन एक वाहिद एटम है जिसके सेंटर में हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप है प्रोटियम, उसके सेंटर में सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर मैं ये हाइड्रोजन का एटम समझ लूँ, प्रोटियम समझ लूँ, तो इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है इट इज़ ओनली मेड अप ऑफ प्रोटॉन। अगर ये किसी और एटम का एलिमेंट होता, से कार्बन का होता, नाइट्रोजन का होता, ऑक्सीजन का होता, तो इन प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स भी होने थे और इन प्रोटॉन्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा होनी थी। लेकिन एक बात कंफर्म थी कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैं कोई जगह बना सकता हूँ एटम में, तो वो सिर्फ न्यूक्लियस में बना सकता हूँ। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल ने हमें इस बात पे मैथमेटिकली प्रूव करके बताया था कि असल में ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है एक शेल के अंदर होता है, ख़ास एनर्जी लेवल के अंदर होता है, और वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करता। वरना अगर मैं क्लासिकल मॉडल्स देखूं जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल, उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व अगर करेगा तो वो उसको गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर और उसे अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन समहाउ वो डिस्कशन हमारी बात की है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर अगर
मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो सिर्फ प्रोटॉन होता है, प्रोटियम की बात करूं, अगर मैं किसी और एलिमेंट को लेता हूं तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन की, बल्कि हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ दिस इज हीलियम एटम। देखिए, अब मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बनाया, न्यूक्लियस सेंटर में होता है। ये एक अपेरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर है एटम का। ये फर्दर मॉडिफाई होता जा रहा है, जैसे जैसे हमें एटम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, हम एटम के फर्दर डिटेल्स को डिस्कवर करते जा रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, न्यूक्लियस एटम के सेंटर में है और इनके दरमियान एक एम्प्टी स्पेस है। एटम का मैक्सिमम हिस्सा एम्प्टी होता है, लेकिन एटम का जो मैस कहीं पे एडजस्ट हुआ होता है, कंसंट्रेट हुआ होता है, तो वो न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन मैस में कोई ख़ास रोल नहीं प्ले करते। सो एटम का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्टिकल्स, जिनकी बेस पे हम उनका मैस, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से केमिकल रिएक्टिविटी को डिस्कस कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, इन पे चार्ज क्या है, इनका मैस क्या है, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो डिफरेंट साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट थे, हम उसको वन बाय वन कंसिडर करेंगे डिस्कशन के अंदर, और फिर हम देखेंगे कि इनकी डिटेल्स क्या हैं। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ एक्चुअली कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ जाएंगे। एक्चुअली कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वो बेस थी जिसमें हमने कैथोड रेज को स्टडी किया, तो पता लगा वो तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट करने वाले सर विलियम क्रुक्स हैं, और इन्होंने 1879 में ये एक्सपेरिमेंट किया। सर विलियम क्रुक्स के मुताबिक अगर आप लो प्रेशर गैस से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एट हाई वोल्टेज, तो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। सर विलियम क्रुक्स की जो कैथोड रेज की प्रोडक्शन का फर्दर एनालिसिस था, या कैथोड रेज को फर्दर जो एनालाइज किया गया, वो सर जे थॉमसन ने किया, जिन्होंने प्रूव किया असल में कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को नाम देने वाले सर स्टोनी थे। सो अभी अगर हम बेस मॉडल की बात करें, यानी कि हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बात करें जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तक ले जाता है, तो उसमें सर विलियम क्रुक्स ने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है, एक शीशे की ट्यूब होती है, जैसे कि आपके सामने नजर आ रही है। इस ट्यूब के अंदर, शीशे की ट्यूब के अंदर आप गैस को फिल कर सकते हैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक ये इलेक्ट्रोड लगा होता है। इलेक्ट्रोड्स आर टर्मिनल कनेक्टेड विद द टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड सर विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट के अंदर कनेक्ट किया जाता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। सो हम इसको कहेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। सो इट इज एक्चुअली कैथोड। ये वाला इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया जाता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव हिस्से से, और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। हम इसको कहेंगे एनोड। नाउ आई विल राइट द नेम ऑफ एनोड हियर, एनोड। मैं इस जगह को यूज करने जाऊंगा कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में, तो मैंने उसको ऊपर बना दिया। नाउ दीज आर कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज बैटरी। ये अब कनेक्ट होते हैं हाई वोल्टेज बैटरी से। हाई वोल्टेज बैटरी का मतलब है 100, 200 या 300 वोल्ट नहीं, इसका मतलब है इट्स अराउंड 5000 टू 10,000 वोल्ट, जिससे ये डिस्चार्ज ट्यूब कनेक्ट होती है। डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक बहुत बारीक सी ट्यूब भी लगी होती है जो कि वैक्यूम पंप से कनेक्ट होती है। दिस एक्चुअली इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप। इसे कह लेते हैं वी पंप, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या है? वैक्यूम पंप का काम है कि अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने गैस फिल की हुई है, तो उस गैस के प्रेशर को मेंटेन करना, यानी कि कम करना या ज़्यादा करना। अगर आप वैक्यूम पंप ऑन कर देते हैं, वो गैस का कुछ हिस्सा सक कर लेगा, जिससे इसके अंदर गैस का प्रेशर कम हो जाएगा। सो टेक्निकली वैक्यूम पंप इज यूज
to change the pressure in this discharge tube, glass tube. अच्छा, ग्लास ट्यूब के अंदर हम कैथोड रेज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो उस वजह से हम इसे डिस्चार्ज ट्यूब कह देते हैं. सो आई विल राइट डाउन द नेम ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब हियर, डिस्चार्ज ट्यूब. नाउ सर विलियम क्रूक्स ने किया क्या? सर विलियम क्रूक्स ने सबसे पहले तो किया ये कि इसमें गैस फिल की एट हाई प्रेशर. गैस जब उन्होंने इस ट्यूब के अंदर फिल की हाई प्रेशर के अंदर, तो उन्होंने 5000 से 10,000 वोल्ट अप्लाई किया, लेकिन करंट गुजर नहीं पाया, ना कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, ना करंट पास कर सका. उसकी वजह क्या है? असल में जो गैसेस होती है ना, हाई प्रेशर पे कंडक्टर नहीं होती. फॉर एग्जांपल ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये लगा हुआ है कैथोड और ये लगा हुआ है एनोड. अगर मैं इसके अंदर ज्यादा सारे गैस पार्टिकल्स को फिल कर देता हूं, तो वो तो करंट की मूवमेंट होनी नहीं देंगे, वो तो हिंडर करेंगे उसकी मूवमेंट को. तो आप अज्यूम करें कि अगर मैंने इस पे हाई प्रेशर पे गैस फिल की हुई है, यानी कि ज्यादा सारे गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो आप हरगिज उससे अज्यूम ना कीजिएगा कि वो गैस करंट को फ्लो करने देगी, वो हिंडर करेगी, रास्ते में आ जाएगी. जब सर विलियम क्रूक्स ने गैस को हाई प्रेशर पे फिल किया, तो नो करंट फ्लोज. तो यहां मैं लिख देता हूं, नो डिस्चार्ज टेक प्लेस, नो करंट फ्लोज. ओके. उन्होंने क्या किया? उन्होंने, क्योंकि ये मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स के बाद कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई थी, लिहाजा ही कीप ऑन चेंजिंग द प्रेशर. कैसे? वैक्यूम पंप ऑन करके. उन्होंने वैक्यूम पंप ऑन करके प्रेशर ऑफ गैस बहुत कम कर दिया. प्रेशर ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड वेरी मच. तो जब उन्होंने प्रेशर ऑफ गैस बहुत कम किया, तो हुआ यूं कि गैस के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, अब करंट फ्लो करना शुरू कर दिया. ये गैस का प्रेशर कुछ ज्यादा, अब ये ना समझिएगा कि 1 से 0.9 कर दिया, इट इज रिड्यूस टू द वेरी गुड लेवल. अब जब इसे हमने बहुत ज्यादा रिड्यूस किया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो गई, करंट गुजरना शुरू कर दिया, जिससे एक यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हुआ पूरी ट्यूब के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगेन इस डायग्राम को बनाना चाहूँ, तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है. नाउ दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, एंड these are the molecules of gases. अब आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स कम है, लिहाजा ये कम प्रेशर अप्लाई करेंगे. जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, जितने कम मॉलिक्यूल होंगे उतना कम प्रेशर अप्लाई करेंगे. जब इसमें से करंट पास करता है तो ये ग्लो करता है पूरा, ये ग्रीनिश फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करता है. ये जो चमक है, ग्लो है, शाइन जो यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस होती है लो प्रेशर पे, ये डिपेंड करती है किस कलर की होगी, ग्लास की कंपोजिशन पे. ये डिस्चार्ज ट्यूब जिस ग्लास की बनी हुई है वो ग्रीनिश ग्लो करेगी. अगर मैं ग्लास का मटेरियल चेंज करूंगा, कंपोजिशन चेंज करूंगा, या मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और स्क्रीन लगा देता हूँ, जिंक सल्फाइड या कुछ और लगा देता हूँ, तो उसका कलर, टिन स्टोन रख देता हूँ तो उसका कलर कुछ और होगा. आसान लफ्जों में जो ग्लास की कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा जब यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस होता है. तो जब प्रेशर रिड्यूस किया गया तो इस ट्यूब के अंदर यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हुआ. वो यूनिफॉर्म ग्लो पूरी ट्यूब को चमका देगा, शाइन कर देगा, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेगा. अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक और काम किया. या सर विलियम क्रूक्स ने जो थर्ड वर्कआउट किया वो क्या किया कि प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 0.01 torr. Now this is very low pressure. उन्होंने क्या किया, प्रेशर बहुत ज्यादा कम कर दिया. कहां पे ले गए? 0.01 टॉर पे. तो कुछ रेज निकली, वो रेज एनोड यानी कि कैथोड के ऑपोजिट जाके ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं. इस हिस्से में यहां पे उन्होंने फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस किया. अब ये हिस्सा किसके ऑपोजिट है? कैथोड के. तो कुछ रेज निकली, वो रेज इनविजिबल है. हमें कैसे पता लगा कि वो रेज फिर प्रोड्यूस हुई हैं? कोई चीज, जब कोई रेज जाके जब ग्लास से टकराएंगी तो उसकी वॉल पे फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होगी.
ये फ्लोरेसेंस कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इसके ऑपोजिट। तो रेस किस तरफ गई होंगी, कैथोड से एनोड की तरफ। तो जब हमने प्रेशर वैक्यूम पंप के जरिए 0.01 टॉर किया तो कैथोड रेस प्रोड्यूस हुई और वो जाकर एनोड वाली साइड पे फ्लोरेसेंस चमक ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। ये किस कलर का होता है, ये ग्रीनिश कलर का होता है। ये ग्रीनिश ही कलर का क्यों होता है, रेडिश कलर का क्यों नहीं होता? असल में ये जो ग्लो है ना, ये प्रोड्यूस हो रहा है जब कैथोड रेस ग्लास ट्यूब से जाके टकराती हैं एनोड वाली साइड पे या उसकी बैक साइड पे। तो जब ये उधर जाके टकराएंगी तो ये ग्लास के ट्यूब की जो कंपोजिशन है ना, उस पर डिपेंड करेगा जिससे वो टकरा रही हैं कि ये ग्लो किस कलर का प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ ग्लास की कंपोजिशन में चेंज कर देता हूँ तो जरूरी नहीं कि ग्रीनिश ही ग्लो। जो मैंने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी उसके ग्लास की कंपोजिशन की वजह से जब कैथोड रेज उस ग्लास ट्यूब के इस वाले हिस्से से टकराई तो यहाँ पे जो ग्लो प्रोड्यूस हुआ वो ग्रीनिश हुआ। सो अब मैं इसको थोड़ा सा सादा लफ्जों में बताता हूँ। सर विलियम क्रूक्स ने किया क्या, प्रेशर रिड्यूस कर दिया 0.01 टॉर। तो कुछ रेस प्रोड्यूस हुई जो कैथोड से एनोड की तरफ गई। अब ये रेस विजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जब वो एनोड वाली साइड पे जाती हैं तो टकराती है इस एनोड वाली साइड से ग्लास की और वहाँ ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। वो फ्लोरेसेंस जो चमक ऑपोजिट टू कैथोड प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ रेस के टकराने से प्रोड्यूस हो रही है। वो रेस कौन सी है, कैथोड रेस, जो कहाँ से निकली है, कैथोड से, गई किस तरफ है, एनोड की तरफ, और चमक कहाँ प्रोड्यूस कर रही है, कैथोड के ऑपोजिट एनोड वाली साइड पे। इन रेस को हम कहते हैं कैथोड रेस। इनको कैथोड रेस क्यों कहते हैं, एक तो ये कंटिन्यूअस स्ट्रीम है जिसकी वजह से हम इसे रे कहेंगे। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको मैं इलेक्ट्रॉन्स तक लेके जाऊंगा, लेकिन अभी रे का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस स्ट्रीम है, एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स है, पार्टिकल है जो जा रहे हैं। कैथोड क्यों कहेंगे, क्योंकि कैथोड से ओरिजिनेट होते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे कैथोड रेज कहते हैं। सो अंडर दिस कंडीशन एक्चुअली कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड which produce the fluorescence opposite to cathode when they strike with the wall of a discharge tube and produce the fluorescence. So हम यहाँ लिखते हैं when cathode rays are produced they move towards anode and strike with the wall of discharge tube and produce fluorescence, चमक। फ्लोरेसेंस क्या होता है, चमक। ऑपोजिट टू कैथोड, कैथोड के ऑपोजिट प्रोड्यूस होता है। अच्छा, कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। अब ये तो हो गई ना बुक की सारी डिटेल जो बड़ी जबरदस्त लिखी हुई है। हम चलते हैं कि ये कैथोड रेज प्रोड्यूस कैसे हुई। असल में जब डिस्चार्ज ट्यूब को मैं थोड़ा सा ड्रा कर लूं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी इसको समझाना। ये है कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल, और ये है एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल। अब होता यूं है कि जब आप 5000 से 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हो इस प्रेशर पे तो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो जाते हैं सीधा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से चार्जेस हैं, नेगेटिव, तो किसकी तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव, एनोड की तरफ। अब रास्ते में गैस पार्टिकल्स भी आते हैं। अब गैस पार्टिकल्स जो होंगे उनके सेंटर में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी गैस पार्टिकल के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो क्या कर देगा, उसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल देगा। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पीछे गैस का न्यूक्लियस बच गया क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो निकाल के बाहर फेंक दिया, यानी कि गैस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब ये जब इससे टकराएगा तो ये खुद भी इलेक्ट्रॉन्स है और ये गैस में से भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे टूवर्ड्स एनोड और जाके स्ट्राइक करेंगे विद द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब। वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वोल्टेज इतनी ज्यादा है कि आप ये नहीं सोच सकते कि वो रास्ते में रुक जाएंगे। तो हुआ यूं कि कैथोड रेज प्रोड्यूस कैसे हुई? कैथोड से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, दे मूव फ्रॉम एनोड, रास्ते में जाते हुए वो गैस मॉलिक्यूल से टकराए, गैस मॉलिक्यूल के भी इलेक्ट्रॉन्स निकाले, लिहाजा एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गई, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गई और वो भाग के गई एनोड की तरफ। और जब वो भाग के एनोड की तरफ गई तो जाके ग्लास ट्यूब के उस हिस्से पर टकराई जो कैथोड के ऑपोजिट है, वहां पे चमक प्रोड्यूस की। तो चमक यहाँ पे कहां प्रोड्यूस होगी? इन इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम्स या रेस को टकराने से यहाँ पे। तो हम कहेंगे कि ये असल में कैथोड रेस के टकराने से प्रोड्यूस हुई है। सो दिस वाज द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब मैं आपको एक बात जो समझाना चाहता हूं जो बुक से थोड़ा सा हटके है। इस ट्यूब को क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं या कोल्ड कैथोड वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। अब देखें, सिर्फ इस तरीके से कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स की बीम नहीं प्रोड्यूस हो सकती। असल में आप कैथोड कुछ ऐसे होते हैं जो फिलामेंट्स की फॉर्म में, मेटल्स के कैथोड होते हैं, उनको फिलामेंट्स की फॉर्म में आप यूज करते हो, उनको हीट करते हो, हाई टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। वो थर्मो आयोनिक एमिशन होती है, उसको कहते हैं हॉट कैथोड या थर्मो आयोनिक एमिशन। इलेक्ट्रॉन बीम इस तरह भी प्रोड्यूस हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम या कैथोड रेस किस तरह प्रोड्यूस हो सकती हैं? यूजिंग हॉट कैथोड, जिसे हम कहते हैं थर्मो आयोनिक एमिशन। इसमें क्या होता है कि ये कैथोड होता है फिलामेंट की शक्ल का, इसको हीट अप किया जाता है थ्रू एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज। जब ये हीट अप होता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसे हॉट कैथोड कहेंगे। बट इन दिस वे वी आर नॉट हीटिंग दिस कैथोड, दैट्स व्हाई इट मे बी कॉल्ड अ कोल्ड कैथोड वैक्यूम ट्यूब। बट हमारी बुक में इसको सिर्फ डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया गया है। तो आपने याद रखना है, एक डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब ये है ग्लास की ट्यूब जिसमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है। स्टूडेंट्स, 3 बातें याद रखिएगा मेरी। जो गैस होती है हाई प्रेशर पे कंडक्टिविटी शो नहीं करती। मसलन अगर आप कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट करते हैं और हाई प्रेशर पे गैस फिल कर देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल वुड नॉट अलाउ करंट और इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, सो देयर वुड बी नो डिस्चार्ज। अगर आप प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो प्रेशर रिड्यूस करने पे, बहुत कम करने पे यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आप प्रेशर 0.01 टॉर तक ले जाएं तो होगा यूं कि कैथोड रेस प्रोड्यूस होंगी। किधर से? कैथोड से। किधर जाएंगी? एनोड पे। कहां फ्लोरेसेंस, चमक, ग्लो प्रोड्यूस करेंगी? ऑपोजिट टू कैथोड, इसके ऑपोजिट। और यहां पे किस कलर का प्रोड्यूस करेंगे? डिपेंड्स अपॉन द ग्लास कंपोजिशन। आप इसके अंदर जो एयर ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, वेपर्स ले रहे हैं, वो आप नाइट्रोजन ले लें, हाइड्रोजन ले लें, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी गैस ले रहे हैं, लेकिन सारी एक जैसी कैथोड रेस प्रोड्यूस करेंगी। कैथोड रेस की नेचर डिपेंड नहीं करती कि आप कौन सी गैस ले रहे हैं। मेरी तरफ से आप नाइट्रोजन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, लेकिन आप इसके अंदर जो गैस फिल कर सकते हैं वो वेपर्स भी हो सकते हैं, दे कुड बी वेपर्स ऑफ सब्सटेंस और एनी गैस। आई होप स्टूडेंट्स ये आप समझ गए हैं। स्टूडेंट्स, हमने कैथोड रेस की डिस्कवरी पढ़ी। ये कैथोड रेस की डिस्कवरी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स तक हमें लेके जाएगी। कैथोड रेस की जब प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे ये कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। कैथोड रेस फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करती हैं ऑपोजिट टू कैथोड। इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी लोकेशन कहाँ बनानी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।